हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में जानेंगे कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आज हम इसका बहुत ही डीप एनालिसिस करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए कि फिजिबिलिटी स्टडी होती क्या है। बेसिकली इसका यूज़ होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, R&D के अंदर। हम न्यू लाइन सेटअप करते हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर फिजिबिलिटी स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसको करे बगैर हम किसी भी नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर सकते। अलग अलग टाइप के फैक्टर्स जो होते हैं इसके अंडर कंसीडर करी जाते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट्स या हम उसको पूरा डीप समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली हमारा प्रोडक्ट फिजिबल हो भी पाएगा हमसे या नहीं हो पाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास प्रोसेस फैक्टर्स होते हैं कि प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस से हमारा प्रोडक्ट जो है वो तैयार होएगा और क्या हम उस सारे प्रोसेस को करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आ जाता है क्या इतनी लागत हम उठा सकते हैं जितने का हमारा प्रोडक्ट बनेगा या टोटल लाइन सेटअप लगेगी। तो जो भी फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी अलग अलग टाइप्स के हमारे पास स्टडी होती है वो सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं। और आफ्टर दैट हमारे पास होता है शेड्यूलिंग फैक्टर। शेड्यूलिंग फैक्टर्स के अंदर आता है क्या कस्टमर ने जो टाइम लिमिट दी है उस टाइम लिमिट के अंडर हम अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चारों पॉइंट्स को हम बेस मान के चलेंगे और एग्जाम्पल के साथ आज हम फिजिबिलिटी स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो अपना प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट मैंने लिया है हैंडल बार। कि हैंडल बार जो होता है एक हमारी बाइक के अंदर होता है, अलग अलग टाइप्स की आपकी बाइक होती है, किसी भी बाइक का आप हैंडल बार मान सकते हो। तो उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट मैंने एक डमी रिपोर्ट बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है कि हम अलग अलग प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, तो हर फिजिबिलिटी स्टडी को अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट नंबर दिया जाता है। और अगर उसी फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम कोई रिवीजन करते हैं, लाइक हमने कोई चेंजमेंट करी है, तो हम उसमें रिवीजन नंबर भी दे देते हैं। उसके बाद हम डेट डाल देते हैं, जिस भी डेट को हमने फिजिबिलिटी स्टडी करी या रिवीजन करी, जो भी लेटेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम डेट यहाँ पे डाल देते हैं। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैक्टर नंबर 1 को हम कंसीडर करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि हमारा कस्टमर कौन है, ठीक है, यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिख सकते हैं, मैंने XYZ लिख दिया। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि इंक्वायरी रेफरेंस नंबर एंड डेट क्या है। लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया कि कस्टमर का नाम डाल दिया, फिर हैंडल बार डाल दिया, उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक डेट डाल दी। उसके बाद पार्ट नंबर डाल देंगे। कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक कोडिंग होती है पार्ट नंबर की। डायरेक्ट नाम हैंडल बार या फिर कोई भी नाम बाइक का नाम हो जाएगा, वो चीज़ नहीं लिखी जाती, हमेशा एक अलग से मॉडल दिया जाता है, लाइक KY हो गया या KYN हो गया, इस टाइप से मॉडल दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली ही पार्ट नंबर इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद हम पार्ट की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि सबसे मेन हम फिजिबिलिटी स्टडी जो कर रहे हैं उसके अंदर मेन हम किस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी फिजिबिलिटी स्टडी जो है हम करते हैं, मतलब जिसके ऊपर डिपेंड करती है। तो लाइक इसके अंदर भी कोई ना कोई पॉइंट, हैंडल बार के अंदर भी हर प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई क्रिटिकल या सबसे मेन पॉइंट होता है जिसके ऊपर सारा प्रोसेस जो है वो या प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंक्वायरी क्वांटिटी। लाइक इसमें इंक्वायरी क्वांटिटी हमने ले रखी है 1500 क्वांटिटी पर डे के हिसाब से, मतलब जो भी उनको प्रोडक्शन रेट या डिस्पैच रेट पर डे का चाहिए वो हमने यहाँ पे इंक्वायरी रेट डाल दिया। सेकंड, उसके बाद हम देखते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके अंदर क्या क्या होते हैं। लाइक सबसे पहले हमने लिया ड्राइंग स्पेसिफिकेशन अंडरस्टूड है या नहीं है। हम इसमें यस या नो लिखेंगे, जो भी है। ये डिपेंड किस पे करेगा कि जो भी कंपनी के अंदर इंजीनियर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या वो ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन को पढ़ने के काबिल है। और मैं ये मानता हूँ अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो उसके अंदर इतने इंजीनियर तो होते ही है कि वो ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन को अच्छे से समझ सके, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यस कर दिया। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड हमने लिया रिक्वायर्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन।
डिपेंड करता है कि हमें कस्टमर से प्रोडक्ट डिज़ाइन चाहिए या फिर हम ड्राइंग के अकॉर्डिंगली ही उस चीज़ को कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली जहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम ड्राइंग से अपना डिज़ाइन खुद बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे नो लिख रखा है कि हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है अलग से, हम ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन से ही हर चीज़ समझ सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने लिया है, आर देयर एनी क्रिटिकल पैरामीटर और डायमेंशंस। जब हमने हैंडल के बारे में एक दूसरे से बात करी या कुछ भी है तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पैरामीटर इसका क्या है। तो इसका सबसे क्रिटिकल पैरामीटर होता है बेंडिंग एरिया डायमीटर, कि जहाँ से हमारा हैंडल जो है बेंड होता है वहाँ पे जो बेंडिंग होती है तो वहाँ पे डायमीटर जो है पाइप का कम नहीं होना चाहिए। जितने का पाइप का डायमीटर नॉर्मल रहता है उतना डायमीटर ये वहाँ पे मेंटेन करना सबसे बड़ा प्रोसेस होता है हमारा हैंडल बार के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इफ़ एनी, कि जो भी हमारे पास प्रोसेस, सबसे ज़्यादा प्रोसेस को कैपेबल करने के लिए मेरे अकॉर्डिंगली तो इसके अंदर CNC बेंडिंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें एक स्टेबिलिटी देती है बेंडिंग एरिया के ऊपर, जहाँ पे बिल्कुल भी डायमीटर जो है उसको स्टेबल रखती है। और सारा प्रोसेस जो है इसी पे मेन डिपेंड करता है। अगर ये हमारी प्रोडक्शन अच्छा दे रही है तो हमारा हैंडल बार कोई नहीं रोक सकता, बाकी प्रोसेस को हम मैनुअली या कहीं से कर सकते हैं, लेकिन बेंडिंग जो होती है वो हम CNC के थ्रू ही करेंगे। अगर हमें कुछ एडिशनल रेफरेंस चाहिए या स्टैंडर्ड्स चाहिए तो हम यहाँ पे यस या नो जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ये कंपनी के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको अलग से स्टैंडर्ड्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मटेरियल डिटेल। दोस्तों हम यहाँ पे क्या देते हैं कि रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकेशन हम क्या ले रहे हैं। लाइक जैसे EN38 मैंने ग्रेड लिया पाइप का, हैंडल बार बनाने के लिए हम इस पाइप का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है रेडिली या फिर हम कट टू पाइप ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। या तो कई कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी बड़ी लेंथ पाइप की ले लेंगे, उसको जितनी हमें रिक्वायर्ड लेंथ होती है उसके अंदर कटिंग कर लेते हैं और वहीं से लेते हैं, या फिर बाहर से ही कटाया एक कट टू लेंथ पाइप होता है वैसे मंगवा लेते हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर वो इन हाउस कटिंग फैसिलिटी है तो वो अंदर काटेंगे, अगर नहीं है तो बाहर से परचेज करेंगे। उसके बाद प्रोक्योरमेंट लीड टाइम, ये डिपेंड करता है अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो कितनी दूरी है वेंडर में और हमारे बीच में, तो वो प्रोक्योरमेंट लीड टाइम होता है कि हमें कब ऑर्डर देना है और ऑर्डर देने के कितने टाइम बाद हमारा पाइप जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर पहुंचेगा, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो रुक ना सके। उसका कह रहे हैं इज देयर अ ट्रेसेबिलिटी रिक्वायर्ड। ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है कि हमें क्या बार बार जिससे हम पाइप ले रहे हैं, क्या उसके पास बार बार जाके हमें चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, कि वो जो पाइप कटिंग कर रहा है वो ठीक से काट रहा है, और या फिर पाइप के अंदर जो मिक्सिंग है या पाइप का जो मिक्सचर है उसके अंदर सब चीज़ों की क्वांटिटी, लाइक कार्बन की क्वांटिटी, आयरन की क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी जो है वो सारी प्रॉपर है या नहीं है, कि हमारे वेंडर कैसा है कि हमें बार बार उसमें चेकअप की ज़रूरत है या नहीं है। सो दिस इज़ योर ट्रेसेबिलिटी। ओके, आफ्टर दैट हम देखते हैं प्रोडक्शन एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, क्या इन हाउस से मिलेंगी, क्या आउटसोर्स से मिलेगी, और इसके लिए क्या क्या टाइम रिक्वायरमेंट रहेगा। लाइक मैंने सबसे पहले जिग एंड फिक्सचर ले लिया। यस, जिग एंड फिक्सचर जो है हमारे प्रोडक्शन एंड क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी, और ये हम इन हाउस, जैसे हम इन हाउस बना सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ होती है, कुछ कंपनीज होती है जिसके अंदर टूल रूम अलग से होता है, जहाँ पे जिग्स एंड फिक्सचर जो है वो अंदर ही बना दिए जाते हैं। इसके अंदर हमने टाइम रिक्वायरमेंट दे दी कि 30 दिन लगेंगे। लाइक हम ड्रिलिंग जिग बनाना है हमें, ठीक है, पंचिंग फिक्सचर बनाना है, तो ये सारा कुछ बनाने के लिए इन्होंने अपना टाइम पीरियड लाइक 30 डेज दे दिया। ओके, उसके बाद और टूलिंग्स भी होते हैं और होल्डर्स भी होते हैं, तो वो हम जैसे बाहर से इसमें लिख दिया कि कुछ टूलिंग ऐसी होती है लाइक कार्बाइड बिट्स होती हैं, या फिर कुछ ड्रिल होते हैं, ऐसे ड्रिल होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो उसके अंदर जैसे 35 डेज का हमने टाइम रिक्वायरमेंट डाल दिया। आफ्टर दैट इंस्ट्रूमेंट्स एंड गेजिंग, लाइक हमें गेज चाहिए होता है हैंडल बार की बेंडिंग चेक करने के लिए, पंचिंग चेक करने के लिए, तो उसके अंदर भी हमने डाल दिया कि इसको बनाने के लिए बाहर वाले किसी भी वेंडर ने हमसे 40 दिन मांगे हैं। ओके, उसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हमने डाल दी, अगर कुछ है तो यस कर दो, अगर नहीं है ज़रूरत तो हम नो कर देते हैं। ओके, आफ्टर दैट मैंने डाला स्पेशल प्रोसेस। स्पेशल प्रोसेस में मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दी है कि डिस्क्रिप्शन में लाइक क्या सब स्पेशल प्रोसेस है। स्पेशल प्रोसेस के अंदर मैंने डाले कि हैंडल बार जो है बनने के बाद उसके अंदर हमें प्लेटिंग करनी ज़रूरी होती है उसके ऊपर, ताकि उसको हम कोरोजन से बचा सकें और वो दिखने में अच्छा लगे। तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया स्पेशल प्रोसेस प्लेटिंग है, तो हमें प्लेटिंग का एक प्लेटफॉर्म ढूंढना ज़रूरी है जहाँ पे हम हैंडल को प्लेटिंग करवा सके, या इन हाउस वो
फैसिलिटी जो है डेवलप करना ज़रूरी है। कुछ भी है लेकिन हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हमने प्लेटिंग के लिए भी सोचना है। तो इसका क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं पे एक फैसिलिटी ढूंढनी है इस स्पेशल प्रोसेस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आउटसोर्सिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी। हम अब आउटसोर्सिंग सोचेंगे। आउटसोर्सिंग हमें किस किस चीज़ के लिए हमने लिखी थी, जिग्स एंड फिक्सचर के लिए, कि जिग एंड फिक्सचर हम कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं या इन हाउस बनवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए न्यू सोर्स डेवलपमेंट वो भी हमें ढूंढने पड़ेंगे कि कोई ऐसा सोर्स मिले जिसको हम एज ए ड्राइंग दे और वो साथ के संग हाथ हमें जॉब प्रोडक्शन के ऊपर जो भी हमने जॉब दी है रिक्वायर्ड जॉब वो बना के हमें वापस कर सके। उसके बाद हमने डाल दिया पैकिंग रिक्वायरमेंट्स। पैकिंग रिक्वायरमेंट में देखिए सर, अगर हम हैंडल बार बना रहे हैं तो इसमें अगर प्लेटिंग वाला एक हैंडल दूसरे हैंडल के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी प्लेटिंग जो होती है वो खराब होती रहती है। ठीक है, तो प्लेटिंग खराब ना होने के लिए हमें इसको स्पेशल तरीके से पॉलीथीन्स के अंदर पैक करके, उसका ट्रॉलीज होती है इसकी स्पेशल, तो स्पेशल ट्रॉलीज के अंदर ही पैक करना पड़ता है ताकि इनकी प्लेटिंग जो है वो खराब ना आए। तो हमने इसमें स्पेशल पैकिंग इंस्ट्रक्शंस भी डाली हैं कि स्पेशल पैकिंग इन ट्रॉलीज के अंदर होनी चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद हम कंक्लूजन डालते हैं कि क्या सारी ड्राइंग के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है क्या हम उसको इजीली फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारा जो कमेंट आएगा सब कुछ पढ़ के वो आ जाएगा यस आ गया कि हाँ हम सारा कुछ जो है ऊपर वाला कर सकते हैं। उसके बाद एज अ ऑफर लेटर और रिग्रेट लेटर जो भी हमें समझ आता है उसके अकॉर्डिंगली हम इसके बेसिस पे जो भी स्टडी कैरियर आउट करिए उसका रेफरेंस नंबर है जो डल जाता है इसके अंदर। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट